हेलो स्टूडेंट। इसके पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिया था, जिसमें ये बताने की कोशिश आपको की गई थी कि जीवधारी को जीवधारी क्यों कहते हैं, जीवधारी को परिभाषित कैसे किया जा सकता है और जीवन क्या है। तो जीवधारियों को परिभाषित करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जीवधारियों के लक्षण जानें कि जीवधारी कैसे होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है और जीवधारियों के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं। ये सारे लक्षण आपको बताए गए थे पिछले वीडियो में कि जीवधारियों की शारीरिक संगठन कोशिकाओं से मिलके बना होता है और तमाम तरह के लक्षण आपको हमने बताया था वीडियो में। तो ये जो लक्षण हैं ये निर्जीव से सजीव को अलग करते हैं। इस आधार पर हम जीवधारियों को एक निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जीवधारी निर्जीव पदार्थों से इन तथ्यों पे इन बिंदुओं पर अलग है। और चूँकि आप पढ़ रहे हो इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीव जगत क्या है, तो जीव जगत में जीवधारी ही आएंगे, स्वाभाविक सी बात है, जीव जगत में जीवधारी आते हैं। अब यह जीवधारी आते हैं तो क्या सभी जीवधारी एक जैसे होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि नहीं, प्रकृति में विभिन्नताएं हैं, वेरिएशन है। प्रकृति में विभिन्नताएं हैं। जब धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई और धरती पर जीवन की उत्पत्ति के बाद इवोल्यूशन हुआ, जैव विकास हुआ, तो जैव विकास के बाद प्रकृति में वेरिएशंस आए, विभिन्नताएं आई और इन विभिन्नताओं के कारण आपको अगले चैप्टर्स में अथवा जो 12th क्लास की चैप्टर हैं उसमें आपको तमाम तरह के सिद्धांतों के बारे में बताया जाएगा। डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ह्यूगो डिवरीज का उत्परिवर्तनवाद, ये तमाम तरह के जैव वैज्ञानिक जिन्होंने ये प्रूफ किया था कि प्रकृति में विभिन्नताओं का कारण क्या है और प्रकृति में ये विभिन्नताएं हैं, इन विभिन्नताओं के कारण ही प्रकृति में इतने तरह के वेरिएशंस हैं, विभिन्नताएं हैं और ये सभी विभिन्नताएं जीवधारियों को अलग अलग बांटने का काम करती हैं। यदि प्रकृति में विभिन्नताएं न होती तो सभी के सभी जितने जीवधारी थे आइडेंटिकल होते, एक समान होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब किसी परिक्षेत्र में, किसी फ्लोरा में अथवा फना में जाते हैं, मतलब पादपों के किसी समूह में जाते हैं अथवा जंतुओं के किसी समूह में जाते हैं, तो वहाँ पर सभी जंतु एक जैसे आपको बच्चे दिखाई नहीं देते और ना ही एक तरह की सभी वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं। जंगलों में जाने पर वहाँ पर विभिन्न तरह के पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं। कुछ पौधे क्रीपिंग होते हैं, कुछ लताओं के रूप में बड़े पेड़ पौधों पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, कुछ काफ़ी मजबूत और लंबे पेड़ होते हैं। तो विभिन्न तरह के परिवर्तन हैं, विभिन्न तरह की विभिन्नताएं हैं, वेरिएशंस हैं। तो इतनी विभिन्नताएं जब प्रकृति में हैं तो फिर हम कैसे इनके बारे में पढ़ें और जानें? तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम इनको क्लासीफाई करें, इनको उनके लक्षणों, समानता तथा असमानताओं के आधार पर, उनके प्रजनन प्रकृति के आधार पर, उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर, उनके हैबिट और हैबिटाट के आधार पर, रहन सहन के आधार पर हम उनको समराइज करें, ग्रुप में, अलग अलग ग्रुपों में, समूहों में बांटें। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन या जीवधारियों का वर्गीकरण। फिर हमने जीवधारियों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक विचारधारा तैयार किया वैज्ञानिकों ने कि इस तरह से जब प्रकृति में इतनी तरह के वेरिएशंस हैं तो हम इनके अध्ययन करने के लिए हमको अलग अलग समूहों में बांटना ही पड़ेगा। अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया के लिए जरूरी था टेक्सॉस। एक शब्द है बच्चे, टेक्सॉस। टेक्सॉस क्या है? टेक्सॉस का मतलब होता है किसी जीवधारियों का एक
एक समूह, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको टेक्सॉस कहते हैं। तो विभिन्न तरह के टेक्सॉस में इसको बांटा गया। पौधों में विभिन्न तरह के पौधों का समूह, एक तरह के पौधे, साखू के पौधे, सागौन के पौधे, तो उनकी पाइनस, साइकस, इन सभी को, तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ जीवधारी, एक तरह के, एक समूह के पौधे के समूह को, जंतुओं के समूह को, उसको टेक्सॉस कहते हैं। जीवधारियों के एक विशिष्ट समूह को टेक्सॉस कहते हैं। तो इस तरह के विभिन्न तरह के टेक्सॉस का अध्ययन किया गया। और उसके बाद एक वैज्ञानिक थे, मैंने आप नोट्स में दिया है कि वर्गीकरण विज्ञान के जनक, हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस बच्चे, इनका पूरा नाम था कार्ल वान लिने, जो एक बाइनॉमिनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था, जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया था, और उस पद्धति के अनुसार अपने नाम को भी चेंज कर लिया, कैरोलस लिनियस, दो नाम। तो इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वर्गीकरण। तो जीवधारियों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। फिर जीवधारियों को वर्गीकरण जब किया गया, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जो कैरोलस लिनियस हैं, कैरोलस लिनियस से जीवधारियों को जब वर्गीकृत किया, उनके दो पुस्तक हैं, एक सिस्टेमा नेचुरी और एक जनरा प्लांटेरम। इन दोनों पुस्तकों के आधार पर जंतु तथा वनस्पतियों को उन्होंने विभिन्न समूहों में बांटने की कोशिश किया था, और इनका वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। तो यह वर्गीकरण जो होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन समूहों में कैसे इसको रखते हैं, तो उसके लिए हम आपको आज बताएंगे वर्गीकरण की इकाइयाँ, जो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस के फर्स्ट लेसन की बात है। और जो एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है, उसमें पहला लेसन है जीव जगत, और उसमें वर्गीकरण की इकाइयाँ या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब किन किन इकाइयों के तहत जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अगर और वही क्रम में ऊपर से नीचे चलाएं, तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है किंगडम या जगत। किंगडम के बाद फाइलम आता है, संघ आता है। तो किंगडम जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो किंगडम मतलब ये बृहद क्षेत्र होता है, और इस किंगडम में विभिन्न तरह के जीवधारी होते हैं। जैसे एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में सूक्ष्म से लेकर के और हायर नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेटा संघ के जंतु सब आते हैं। तो किंगडम एक बहुत बड़ा परिक्षेत्र है। तो पहले हम वर्गीकरण की इकाइयों में सबसे बड़ा जो इकाई है वो किंगडम है। किंगडम के बाद फाइलम, या जिसको आप संघ कहते हो, संघ के रूप में बांटा गया। फिर संघ के बाद क्लॉस से आया वर्ग, जिसको कहते हैं आप। तो फाइलम सबसे बड़ा इकाई, फाइलम के बाद किंगडम सबसे बड़ी इकाई, किंगडम के बाद फाइलम आया, संघ जिसको कहते हैं। फाइलम के बाद क्लॉस, वर्ग जिसको कहते हैं आप, वर्ग में बांटा गया। वर्ग के बाद ऑर्डर, गण जिसको कहते हैं। जैसे मनुष्य एनिमल किंगडम है, कॉर्डेटा फाइलम है, और क्लॉस में क्या है, वो क्लास में वो मेमेलिया है। लेकिन इस प्रकृति में मेमेलिया बहुत तरह के हैं। तो क्या सभी मनुष्य जैसे हैं? नहीं, मेमेलिया में भी विभिन्न तरह के जीव जंतु निवास करते हैं। उसमें क्लासिफाई करने के लिए एक और इकाई बनाएगी, जिसको कहते हैं ऑर्डर या गण। जैसे मनुष्य प्राइमेट गण का जंतु है, मनुष्य का गण क्या है? प्राइमेट है। अब इस प्राइमेट में केवल बंदर आते हैं, कपी आते हैं, मनुष्य आते हैं, लेकिन गाय भैंस बकरियां नहीं आती बच्चे। वो भी स्तनधारी हैं, लेकिन मनुष्य प्राइमेट है, उसके लक्षण उन जीव जंतुओं से भिन्न हैं। गण के बाद
अगली जो इकाई बनी उसको कहते हैं फैमिली या कुल, और कुल के बाद अगली जो इकाई बनी उसको वंश कहते हैं, और सबसे छोटी इकाई जो है वर्गीकरण की उसको जात या स्पीसीज कहते हैं। इस तरह से वर्गीकरण इकाइयों में सबसे पहले किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद आर्डर, आर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज, मतलब मेन 7 इकाइयाँ होती हैं। इन 7 इकाइयों के बारे पुनः जान लें आप, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, जिसमें जो स्पीसीज है, जाति है, वो वर्गीकरण की सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जाति होती है। तो ये वर्गीकरण की इकाइयाँ थी, और इन वर्गीकरण इकाइयों के आधार पर ही कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल थ्योरम वो पद्धति दिया था, जिसको आप द्विनाम पद्धति कहते हैं, जिसमें जीवधारी के वंश को प्रथम नाम और उसकी जाति को द्वितीय नाम दे दिया गया। क्लासिफिकेशन करते गए और लास्ट में जाके वंश और जाति आया। वंश को प्रथम नाम दिया गया, जाति को द्वितीय नाम दिया गया। जैसे मनुष्य का वंश होमो है, जाति उसकी सेपियंस है, तो उसका जूलॉजिकल नाम हो गया होमो सेपियंस। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की इकाइयाँ सामने आई। उसके बाद बच्चे एक और प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं वर्गीकी के साधन, मतलब किसके आधार पर, कौन सा ऐसा मटेरियल्स है जिसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करें। तो वर्गीकरण के साधनों में आपको बताया जाएगा। वर्गीकरण के साधनों में एक साधन है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम में हम क्या करते हैं कि विभिन्न तरह के पेड़ पौधे की पत्तियों, फूलों, उनकी शाखाओं तथा संपूर्ण पौधे को आप सुखा करके बढ़िया से और उसको एक सफ़ेद कागज़ की शीट पर लगा देते हैं। उसका फना, फ्लोरा, ये सारी चीज़ें, उसका डिस्क्रिप्शन लिख के और उसको संग्रहालयों में संरक्षित रख दिया जाता है, और फिर उसके माध्यम से उस पेड़ पौधे के अध्ययन करके उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। उसको हर्बेरियम कहते हैं। और कई तरह के भारत में तथा विदेशों में हर्बेरियम सेंटर हैं। जैसे एक हर्बेरियम सेंटर है हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता। ऐसे और बहुत से बॉटनिकल, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कीवी, ब्रिटेन में है। यह हर्बेरियम है जहाँ पर विभिन्न तरह के पेड़ पौधों के अवशेषों को एक चार्ट पर संरक्षित करके और म्यूजियम में रखे जाते हैं। हर्बेरियम एक वर्गीकी का साधन है जो वर्गीकरण की प्रक्रियाओं को कर सकता है। हर्बेरियम के बाद दूसरा साधन है जिसको कहते हैं बॉटनिकल गार्डन अथवा वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान भी हमारे वर्गीकरण को निश्चित तौर पे वर्गीकरण के साधन के रूप में हो सकते हैं। और वर्गीकरण के साधनों में जो वनस्पतिक उद्यान हैं, ये वानस्पतिक उद्यान निश्चित तौर पे जीव जंतुओं के क्लासिफिकेशन करने अथवा उनके बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। वानस्पतिक उद्यान वह स्थान होता है जहाँ पर विभिन्न जातियों के, विभिन्न फ्लोरा के पौधों को ला करके उगा के उनको संरक्षित किया जाता है। और जब वहाँ पर हम जाते हैं तो एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स लगा रहता है जिसमें एक ही ग्रुप के सभी पौधे हैं, उनके सारे लक्षण एक समान हैं, कहीं दूसरे ग्रुप के पौधे लगे हुए हैं। तो इस तरह से जो बॉटनिकल गार्डन है ये निश्चित तौर पे वर्गीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। लखनऊ में आपका बॉटनिकल गार्डन है, आप जिसको कहते हैं नेशनल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। यहाँ पर विभिन्न तरह के पौधों को संरक्षित किया गया है। तो वर्गीकी के साधनों में हर्बेरियम और ये पादप उद्यान है जिसको वनस्पति उद्यान कहते हैं। उसके बाद एक और साधन है, तीसरा साधन जिसको म्यूजियम कहते हैं। बच्चे, म्यूजियम क्या है? जैसे जब आप क्लास में पढ़ने जाते हैं और फर्स्ट ईयर में जाते हैं या किसी क्लास में जाते हैं, अब अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं तो आपके शिक्षक आपको लैब में ले जाते हैं, और लैब में ले जा कर के वहाँ पर तमाम तरह के एनिमल्स को जार में दिखाते हैं। ऑक्टोपस है, स्कैरिस है, टिनियासोलियम है, तमाम तरह के जो एनिमल्स हैं उस एनिमल्स को उनके फाइलम के क्रम में लगा करके आपको दिखाते हैं। देखो बच्चे, ये प्रोटोजोआ में आता है, ये पोरीफेरा में आता है, ये सिलेंट्रेटा में आता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का एनिमल है। तो ये नेचुरल एनिमल होते हैं, उनके प्राकृतिक हैबिटेट से उनको कलेक्ट करके हम जार में
फॉर्मेलिन डाल करके उसको संरक्षित किए रहते हैं, वो म्यूजियम है। इसी तरह से पौधों के अवशेषों को भी हम म्यूजियम में एक नमूना के तौर पर रखते हैं, जिसको स्पेसिमेन कहते हैं। तो इस तरह से म्यूजियम के माध्यम से भी हम जीवधारियों का अध्ययन कर लेते हैं। और उसके बाद वर्गीकी की एक इकाई है बच्चे, जिसको कहते हैं प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। और इसमें से आप में से तमाम बच्चे चिड़ियाघरों में गए होंगे। जो आपके बड़े ही नज़दीकी में एक लखनऊ का चिड़ियाघर है, जहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि विभिन्न तरह के शेर, चीता, खरगोश, सर्प, ये बंदर, इनकी अलग अलग प्रजातियाँ उनके उसी चिड़ियाघर में संरक्षित किए गए हैं। उनके अध्ययन के माध्यम से भी हम ये जूलॉजिकल जो जू होते हैं, इसके माध्यम से भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं, जीवधारियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से दो चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। पहली, वर्गीकरण की इकाई। वर्गीकरण की इकाइयाँ 7 मुख्य रूप से होती हैं। जगत या जिसको किंगडम कहते हैं, संघ जिसको फाइलम कहते हैं, वर्ग जिसको क्लास कहते हैं, गण जिसको आर्डर कहते हैं, कुल जिसको फैमिली कहते हैं, वंश जिसको जीनस कहते हैं, और जात जिसको स्पीशीज कहते हैं। ये 7 यूनिट्स हैं क्लासिफिकेशन के। और वर्गीकी के साधन में आपको हार्बेरियम, प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, म्यूजियम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जीवधारियों को वर्गीकृत करने में, उनके बारे में बताने में मदद करते हैं। तो ये आज आपके वीडियो में था। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपको आएंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन के और बहुत से टर्म्स आपके सामने मिलेंगे, जैसे विटेकर का क्लासिफिकेशन और तरह की चीज़ें हैं, जिसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।